हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्दी लवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल लेक्चर सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है ताज का शासन। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी का शासन, जो कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 तक के चार्टर एक्ट तक का पढ़ा था हमने, ठीक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी का शासन, जो कि होगा हमारा 1858 ईस्वी से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी एक्ट पारित किए गए थे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक्ट है वो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है, ठीक। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि इससे जो है जस्ट एक साल पहले 1857 की महान क्रांति हुई थी और उस क्रांति से जो है ब्रिटिश ताज डगमगा गई थी, ब्रिटिश शासन डगमगा गई थी। तो उनको लग रहा था कि भाई कंपनी के हाथ में यदि हम अपने शासन को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया कहे जाने वाली जो देश है वो हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो इस वजह से ब्रिटिश ताज ने सोचा था कि कंपनी के बजाय क्यों ना अब जो है शासन को मैं अपने हाथ में ले लूं, ठीक। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कंपनी के जितने भी नियंत्रण थे, जो शासन थे, उसको धीरे धीरे समाप्त करके जो वहां के प्रिंस थे, जो वहां के राजा थे, क्राउन थे, ठीक है, उन्होंने अपने हाथों में पूरे शासन व्यवस्था को लेने की कोशिश करे थे। तो शासन व्यवस्था को लेने के क्रम में उन्होंने कई सारे एक्ट पारित किए गए थे। तो उनमें से सबसे पहला जो एक्ट है वो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। अच्छा, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, पहले जितने भी एक्ट होते थे, कोई रेगुलेटिव एक्ट होता था, कोई चार्टर एक्ट होता था, कोई पिट्स इंडिया एक्ट होता था, लेकिन अब जितने भी एक्ट्स आएंगे वो सभी भारत के नाम से आएंगे। जैसे पहला ही एक्ट हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पास एक्ट आने लग गए वे सबके सब भारत के नाम से आने लग गए, ठीक। तो हमारा पहला एक्ट है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन में चला गया था। उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। तो इस एक्ट के तहत जो है अब भारत का जो शासन है वो सीधे किसके हाथ में चला गया था? महारानी विक्टोरिया के हाथ में। पहले भारत पर शासन कौन करती थी? तो कंपनी करती थी, और महारानी विक्टोरिया के द्वारा ब्रिटिश संसद में नए नए रूल और रेगुलेशन पास करवाए जाते थे ताकि भारत को हम नियंत्रण रख सके। लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत को नियंत्रित करके रखा जा सकता है। तो इसीलिए वहां की महारानी ने सोचा कि अब डायरेक्टली क्यों ना भारत की जो बागडोर है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो अपने हाथों में ही ले लें, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ये वाली एक्ट पारित करी थी 1858 भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत भारत का शासन अब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अच्छा, इसी शासन के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के जितने भी पद होते थे, ठीक है, जैसे शेरशाह हो गया, बादशाह हो गया, तो इस टाइप के जो पद हुआ करते थे, तो उन सभी पदों को जो है धीरे धीरे इन्होंने क्या करा है 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया। और आपको जैसे कि पता है, हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो है अंतिम मुगल बादशाह जो कि बहादुर शाह जफर थे, उनको अंग्रेजों ने कैद करके बर्मा यानी कि रंगून के जेल में उन लोगों को डाल दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने मुगल पद को भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि मुगलों पर भी काफी ज्यादा आक्रोशित थे अंग्रेज, ठीक है। अगला है भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया। देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था
इस पद का नाम बदल करके उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। और फिर उसके बाद 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल पद था उसका नाम बदल करके इन्होंने भारत का वायसराय कर दिया। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायसराय का मतलब क्या होता है, वॉइस, यहां से पता चला वॉइस, वॉइस मतलब क्या होता है, तो आवाज, और रॉय का मतलब क्या होता है, तो वहां का राजा यानी कि किंग, है ना। तो जो वहां के किंग होते थे, जो उनके राजा होते थे, समझ लीजिए उस वॉइस की जो है उसकी उस रॉयल की वॉइस थी ये वायसराय। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके तहत प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। और उसी समय जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल भी थे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय भी कौन कहलाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग ही कहलाएंगे, क्योंकि कैनिंग के समय में ही इस पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। अच्छा, यहां पर एक और नए पद का जो है निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं क्या हुआ था। वो निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1774 ईस्वी का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी 1784 ईस्वी, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। उसमें देखिए प्रशासन की जो है दो संस्थाएं हुआ करती थी, एक निदेशक मंडल और दूसरा नियंत्रण मंडल। निदेशक मंडल का कार्य होता था व्यापारिक मामलों को देखना और नियंत्रण मंडल का कार्य होता था राजनीतिक मामलों को देखना। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली थी, यानी कि दो अलग अलग संस्थाएं थी और उन संस्थाओं का काम अलग अलग होता था। जो नियंत्रण मंडल थे उनका काम था व्यापारिक मामलों को देखना, और जो नियंत्रण मंडल थे, निदेशक मंडल व्यापारिक मामले देखते थे और जो नियंत्रण मंडल थे वो राजनीतिक मामलों को देखा करते थे। अब इन दोनों बोर्ड को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, और समाप्त करके इन्होंने भारत के सचिव नाम का एक नए पद का सृजन किया। क्योंकि उस समय इन लोगों को लग रहा था कि देखिए सबसे पहले तो निदेशक मंडल का गठन किया गया था। उनको लगा था कि वे निदेशक मंडल का गठन करेंगे तो इससे क्या होगा कि कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उसकी भ्रष्टाचारी में कमी आएगी, भ्रष्टाचारी पर हम पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिए थे कि एक नियंत्रण बोर्ड नामक जो है ना मंडल का भी गठन कर दिया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करने के बाद इनको लगा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ था। भ्रष्टाचारी तो इनके डीएनए में बस चुका था, बंद कैसे होता। तो अंतिम में फिर लास्ट में क्राउन को लगा था, जो वहां की क्वीन थी उनको लगा था कि इन दोनों संस्था को बंद करके क्यों ना हम डायरेक्टली एक ब्रिटेन में भारत सचिव पद का निर्माण करें, जो व्यक्ति भारत के जितने भी कार्य हैं उन सबके प्रति जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करे थे कि भारत के सचिव नाम का एक पद का सृजन कर दिया था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, अब देखते हैं अगला है हमारे पास 1873 ईस्वी का अधिनियम। तो 1873 ईस्वी का अधिनियम जो है इसके तहत 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। ठीक है भाई, 1873 ईस्वी के जो अधिनियम थे इसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। अब भाई वहां की जो क्वीन है उनको ऐसा लग रहा था कि हम व्यापारिक मामलों पर ध्यान न दे करके क्यों ना अपना ध्यान हम कंसंट्रेटेड कर दे भारत पर राज करने का, शासन करने का, है ना। तो व्यापारिक चीजों पर अब उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। अब वो केवल और केवल भारत पर राज करना चाहते थे, भारत पर शासन करना चाहते थे। ठीक, इसके बाद फिर अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट जो अधिनियम बनता है, देखिए इससे पहले 1861 का भी अधिनियम है, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया।
जो इंपॉर्टेंट्स है केवल हमें उन्हें ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है और लिमिटेड समय में ही हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैंने खुद जो है बिहार पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाइड कर रखा है और एसएससी के भी कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाइड कर रखा है। तो जिन मटेरियल से मैंने पढ़ करके क्वालिफाई करा है, जिन नोट्स को मैंने पढ़ करके क्वालिफाइड करा है, पूरा सेम टू सेम वही कंटेंट मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। और जितना कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ ना, उतना यदि आप लोग ईमानदारी से कर लेते हैं ना और मेहनत के साथ, तो आपका बिहार पुलिस कहीं नहीं गया है। आसानी से अपने आप को आने वाले 6 महीने या साल भर में वर्दी में आप अपने आप को देखेंगे। बस मेहनत करना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है। कंटेंट दे रहा हूं, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना ही मेहनत आप लोग भी कीजिए। वर्दी कहीं नहीं जाएगा, इस बार तो वर्दी पक्का लेना है, मतलब लेना है, ठीक है। तो केवल हमारे पास लिमिटेड समय है, तो हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टि से पूछे जाते हैं, ठीक, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। यानी कि एग्जाम में पूछने का जो लेवल यहाँ रहेगा ना, तो मैं आपको इसके बजाय मैं यहाँ का करवाऊंगा, ताकि इस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग इजीली और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा एक्ट है 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। मार्ले जो थे, मार्ले उस समय भारत के कौन थे, तो सचिव थे। मार्ले उस समय भारत के सचिव थे जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे। और जो मिंटो थे, मिंटो उस समय भारत के कौन थे, तो वायसराय थे। कौन थे, तो वायसराय थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध किया गया। भाई इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले कम्युनल इलेक्शन किया गया था, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो है चुनाव करवाए गए थे। और किसके लिए, तो मुस्लिम समुदाय के लिए, ठीक है। 1919 भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है मुस्लिम के लिए अलग से पृथक निर्वाचन का प्रबंध किया गया। अब पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो केवल और केवल मुस्लिम नेता को ही वोट डालेंगे, और मुस्लिम जो नेता है वो केवल और केवल मुस्लिम नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर जो है निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया गया था कि मुस्लिम लोग केवल मुस्लिम को ही वोट डालेंगे और मुस्लिम नेता केवल और केवल जो है मुस्लिम का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसे ही हम क्या कहते हैं, तो कम्युनल इलेक्शन कहते हैं, और इसे हम सांप्रदायिक चुनाव कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे भाई मार्ले मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो को कहा जाता है। इन्होंने ही सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार चुनाव करवाए थे। कहने का मतलब क्या है कि देश के विभाजन में कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों का भी हाथ था। इन्होंने ही देश के टुकड़े करने का प्रयास किया था उसी समय से, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत के क्या थे, सचिव थे। मॉन्टेग्यू क्या थे, तो उस समय भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, तो वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे। मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो भारत के वायसराय थे। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, एक दो चीजें हैं, जैसे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1926 में यूपीएससी यानी कि भारतीय लोक सेवा आयोग की गठन की गई थी 1926 में। अच्छा, इसी के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी मिला था।
जो महिलाएं थी, ठीक है, महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार मिला था। किससे? तो 1919 के शासन अधिनियम के तहत। क्लियर है? अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे हम देखते हैं भारत का शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहां से उतने ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो भारत का शासन अधिनियम 1935 जो है, इसके तहत सॉरी, इसके तहत अखिल भारतीय संघ, यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश प्रांत, अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के क्षेत्र जीते गए थे उन्हें हम ब्रिटिश भारत बोलते हैं, ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, उस समय ब्रिटिश प्रांत कितने थे? तो 11 थे। 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 थे चीफ कमीशन और कुछ देसी रियासत, ठीक है। इन सबके पास जो है स्वतंत्रता था, स्वेच्छा से वो आकर के मिलकर के एक संघ का निर्माण करें। जैसे मान लीजिए अभी हमारे भारत देश का निर्माण जो है 28 राज्यों को मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 11 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और उसके बाद 6 जो थे चीफ कमीशन थे और बाकी के जो देसी रियासत थे उनके पास, है ना, उनको स्वायत्तता दी गई थी कि वे सभी मिलकर के अपनी इच्छा से एक संघ बनाए, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ बनाने का भी प्रावधान इसमें दिया गया। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटिश के द्वारा जीते गए प्रांत थे, जिसको हम भारतीय ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं, उन प्रांतों को स्वतंत्रता दिया गया था, स्वेच्छा दिया गया था और अधिकार दिया गया था कि स्वतंत्र से ये लोग रह सके। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जैसे वर्तमान में हम पढ़ते हैं ना, एक हमारे पास होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार राज्यों की निगरानी करता है और केंद्र सरकार पूरे देश की निगरानी करता है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इनको कार्य करने के लिए इनके पास कुछ सूचियां भी दी गई थी। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार किस में करते हैं काम? तो संघ सूची पर करते हैं। राज्य सरकार किस पे करेंगे? तो राज्य सूची पर काम करेंगे। और जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जिस सूची पर काम करेंगे उसका नाम देंगे हम समवर्ती सूची। बात समझ में आ रही है? तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, है ना, कि भाई एक केंद्र सरकार भी हुआ करती थी और वहां की विधान मंडल भी हुआ करती थी, ठीक है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी, लेकिन ये लोग चालाक थे। अभी भी सर्वोच्चता जो है ब्रिटिश संसद के हाथ में ही था। इतना सारा भारतीयों को अधिकार देने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना कि घोड़े के मुंह में लगाम लगाना, तो वैसी लगाम तो लगा दिए थे, स्वतंत्र था घोड़ा चलने के लिए, लेकिन लगाम अभी भी ब्रिटिश संसद के हाथ में था। वो कभी भी इन सब चीजों में परिवर्तन कर सकते थे। तो लोगों को अभी भी उतना ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था ब्रिटिश सरकार पर। आगे देखिए, इसमें है वर्मा और भारत, जिसको वर्तमान में हम जो है रंगून के नाम से उस समय जानते थे। तो वर्मा और भारत को अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अच्छा, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की लागत से। आगे देखिए, और इसका अंतिम पड़ाव आ चुका है 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि अब हमारा देश जो है आजाद होने वाला है। तो इसके तहत जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या जिसे हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, पारित किया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, जो कि
18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया और स्वीकृत होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दो भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। ठीक, दो अधिराज्य बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान बना दिए गए। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास किया गया था। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा उसको स्वीकार किया गया था और स्वीकार करने के बाद इन्होंने 15 अगस्त 1947 को दो अधिराज्य बना दिए थे। उस समय वहां का जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो इसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो नए राष्ट्रों का निर्माण हो गया। दो नए राष्ट्रों में जो है मंत्री परिषद की सलाह से जो है दोनों के अलग अलग गवर्नर होंगे, अलग अलग सेनाएं होगी, अलग अलग शक्तियां होगी, काफी सारी चीजें इसमें दी गई थी। तो उतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का विभाजन हुआ था। ठीक है, अच्छा, इस अधिनियम में यह भी दिया गया था कि जो देशी रियासत है, देशी रियासत के जो राजा हैं वो स्वतंत्र हैं कि किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं। जो देशी रियासत बचे हुए थे, देशी रियासत के जो राजा थे उस समय उस समय जो है उसके पास स्वतंत्रता था कि वो किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं। वो इंडिया में भी जा सकते हैं और पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पूरा हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ा है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसका नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए, सब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और जितना मैंने करवाया है इस वीडियो में अधिनियम से तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।